जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी, गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल जानवर मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं सफासालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुइना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिले और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तोसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी जात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, ना कोई तनकीद करता, ना गलाजत उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। जब ARY न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाकयात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ से मुतालिक फेड अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या विफाकी हुकूमत से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद फेड अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखे, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि हकायक सामने आए। सफीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फरोग के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई ताकि तहरीक आदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानियों को फरोग देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? क़यामुत आम का बंदोबस्त कौन कर रहा है? किसने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर उन्हें मजबूर नहीं किया? तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया?
किसने उन्हें यकीन दिलाया कि केन्या जैसे मुल्क में वो महफूज हैं? वीजा नहीं था तो केन्या की जगह दीगर 35 ममालिक में से कहीं और क्यों न गए? केन्या में अरशद शरीफ की मेजबानी कौन कर रहा था? वकार और खुरम कौन थे? उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने कराया? वफात की खबर किसने किसको दी? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं, उनके हकायक जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की जरूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क में। ओहदा संभालने के बाद DGI की पहली बार मीडिया के सामने एंट्री। कहा झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। वो अपनी जात के लिए नहीं, अपने इदारों मुल्क पर जाने कुर्बान करने वालों के लिए सामने आए। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए, फितना फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को खतरा अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान के हर शहरी और हर जमात का हम पर मसावी हक है। जो आईनी तरीके से हुकूमत बनाएगा, हमारा फर्ज है आईनी हदूद में रहकर काम करें। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हदूद भी मुतय्यन की हैं। जो एहतजाज का हक देता है वो फराइज और जिम्मेदारियां भी देता है। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो खतरा होता है। हमारा फर्ज है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो जरूर हुकूमत की मदद की जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोप लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। DGI ने कहा है कि अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 साल से हम अपने खून से उन्हें धो रहे हैं। 35, 40 साल वर्दी पहने हुए कोई गद्दारी का तोप लटका कर घर नहीं जाना चाहता। हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं। इमरान खान ने ये ऑफर किया कि चीजों के वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आने की ये मेरा रह गया। सॉरी, ये खान साहब ने कहा था इसका जरूर इस पर कमेंट करना। हम मौजूद नहीं थे, लेकिन पहली बात तो गैर मुअय्यना तो आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कानून के अंदर मौजूद उस वक्त। और पब्लिक स्टेटमेंट आई हुई थी PDM से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको। मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बातें तो बंद कमरे के अंदर बहुत सारी होती हैं। ये बेहतर ये है कि बंद कमरों की बातचीत को अगर आप एक एक टुकड़ा बाहर लाने की शुरू करेंगे तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें आगे लेके आ जानी है। तो इस तरफ ना जाएगा तो बेहतर है। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीक की बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन आइन में गैर मुअय्यना मुद्दत की कोई गुंजाइश नहीं है। DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का जवाब। बोले, जिस तनाजुर में बात हुई थी हमें नजर आ रहा था कि मुल्क इंतशार की तरफ जाने वाला है। PDM का बयान आया कि वो मुद्दत में तौसीक कर देंगे। इस पर इमरान खान ने जरूर ये कहा था कि तौसीक तो हम भी आपको दे सकते हैं, मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। असद उमर ने कहा कि बंद कमरे के अंदर बातें तो बहुत सारी होती हैं, उस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। मुलाकातों में कौन सा गैर आईनी मुतालबा किया गया? तहरीक इंसाफ का सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या हमने मुलाकात में कोई गैर आईनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालबा किया? हमारा एक निकाती एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। ऐसा कोई बयानिया ना घड़ा है ना घड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये तासुर देना हकीकत के बरक्स है कि हम किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुंचा। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। शीरी मजारी ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि सारे इदारे आइन के मुताबिक चलेंगे। अहमद अजहर ने कहा कि 75 साल में इदारों का सियासत में किरदार रहा है, आज इस बात को भी तस्लीम किया गया।
فورسز نے فیصلہ کر لیا، اداروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب اپنے اے پولیٹیکل رول میں جانا ہے، تو اس کے بعد اداروں پہ حملے شروع ہو گئے۔ اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ چلے، آپ کو اقتدار تک سہولت فراہم کر دے، آپ کو آپ کی باتیں مانے، تو آپ کہیں کہ جناب آپ تو اتنے عظیم سپہ سالار ہیں کہ آپ کو تو بڑے طویل عرصے تک ایکسٹینشن لینی چاہیے، اور اگر آپ کی بات وہ کہیں کہ نہیں میں نے اپنے آئینی رول میں رہنا ہے، میں اب آپ کے کوئی سیاسی کام نہیں کروں گا، میرا یہ کام، میرے فورسز کا یہ کام نہیں ہے، تو آپ اس پہ چڑھ دوڑے اور آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں۔ اور اگر یہ انسینٹو آفر کر رہے تھے تو پھر سازش کہاں تھی؟ وہ سائفر کا ڈرامہ کیا تھا؟ کتنے جھوٹ، کتنی مبالغہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، کتنے جھوٹ بول کے آپ قوم کو بہکانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کے عمران خان پر وار، کہا جب فورسز اور اداروں نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تو ادارے پر حملے شروع کر دیے۔ اگر آپ کو سہولت دی جائے تو آپ آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک ملازمت میں توسیع کی پیشکش کریں، اگر وہ انکار کر دیں تو آپ غدار ڈکلیئر کر دیں، چڑھائی کر دیں۔ اگر عمران خان عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اداروں کو لالچ دے رہے تھے تو پھر سائفر اور بیرونی سازش کہاں گئی؟ یہ جمہوریت کی کون سی خدمت ہے؟ عمران خان کو ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بلانا خارج امکان نہیں، کیا عمران خان بتائیں گے کہ کس نے ارشد شریف کو ملک سے بھیجا، کس سے جان کو خطرہ تھا، کیسی حکومت نے تھریٹ سے متعلق وفاق کو کیوں نہیں بتایا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے سارے تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ ارشد شریف کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص خورک ARY کا ملازم ہے۔ کینیا میں فارم ہاؤس کس کا ہے اور وقار کا کیا کردار ہے، اس کی تصدیق شدہ تفصیل 1-2 دن میں مل جائے گی۔ لاہور میں بکلا کی تقریب کے بعد عمران خان باہر نکلے تو لوگوں نے گھڑی چور کے نعرے لگا دیے۔ عمران خان نے اپنے خلاف گھڑی چور کے نعرے سنے لیکن سیدھے چلتے چلے گئے۔ عمران خان کے ساتھ آنے والے شخص نے گھڑی چور کے نعرے لگانے والے شخص کو دھکا بھی دیا، مگر گھڑی چور کے نعرے عمران خان کے پیچھے بھی لگتے رہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ سیاسی سماجی رہنماؤں، صحافی برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ چیئرمین PTI اسلام آباد میں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اتوار کی رات نیروبی کے قریب گولی لگنے سے ارشد شریف کی موت واقع ہوئی۔ ان کی موت سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں۔ کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو شناخت میں غلطی پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ اور T20 ورلڈ کپ میں زمبابوے نے پاکستان کو 1 رن سے ہرا کر صرف اپسٹ نہیں کیا بلکہ پاکستان کے لیے سیمی فائنل کا سفر انتہائی مشکل بنا دیا۔ 131 رنز کے تعاقب میں بابر اعظم، محمد رضوان، افتخار احمد اور حیدر علی سب کے سب فیل۔ ٹیم پاکستان 8 وکٹ پر 129 رنز بنا سکی۔ زمبابوے کے پاکستانی نژاد آل راؤنڈر سکندر رضا شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پر مین آف دا میچ قرار پائے۔